मापन। हाँ, ये सुनने में थोड़ा स्कूल की फिजिक्स लैब जैसा लगता है। बिल्कुल, वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज की यादें ताजा हो जाती है। लेकिन जरा इस नजरिए से सोचिए, मान लीजिए हमें मंगल पर एक रोवर भेजना है। ठीक है। हमें उसे हजारों किलोमीटर दूर से कंट्रोल करना है, उसे सही जगह पर उतारना है और उसके रोबोटिक हाथ से पत्थर का एक सैंपल उठाना है। हर एक कदम, हर एक हरकत अविश्वसनीय सटीकता पर निर्भर करती है। और यहाँ सबसे बड़ी चुनौती यह है कि ह्यूस्टन में बैठे एक इंजीनियर का 1 मीटर और 1 सेकंड बिल्कुल मंगल पर मौजूद रोवर के 1 मीटर और 1 सेकंड के बराबर होना चाहिए। बिल्कुल, अगर जरा सा भी फर्क हुआ तो अरबों डॉलर का मिशन सेकंडों में तबाह हो सकता है। तो आज की हमारी पड़ताल इसी खोज के बारे में है। हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो भौतिक राशियों और सार्वभौमिक मापन प्रणालियों की नींव पर आधारित है। जी। और हमारा मिशन ये समझना है कि इंसानों ने ये सटीकता कैसे हासिल की। हम ये जानेंगे कि हम असल में माप क्या सकते हैं, हम सब एक ही भाषा में कैसे बात करते हैं, और सबसे दिलचस्प बात कि क्यों बेहतरीन तकनीक के बावजूद कोई भी माप कभी भी 100% सही नहीं हो सकता। तो सबसे पहले बुनियादी सवाल, हम असल में माप क्या सकते हैं? ये एक बेहतरीन शुरुआती बिंदु है। भौतिकी में हम जिन चीजों को माप सकते हैं उन्हें भौतिक राशियां या फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। अच्छा, सीधी सी बात है, अगर आप किसी चीज को एक संख्या और एक मात्रक मतलब एक यूनिट दे सकते हैं तो वो एक भौतिक राशि है। जैसे इस टेबल की लंबाई 2 मीटर है या कार की रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। बिल्कुल। स्रोत में एक बड़ा अच्छा फर्क बताया गया है जो इसे साफ कर देता है। हम लंबाई माप सकते हैं लेकिन खुशी या दुख जैसी भावनाओं को नहीं। हाँ, मतलब मैं ये नहीं कह सकता कि मैं 5 यूनिट खुश हूँ। सही। तो भावनाएं भौतिक राशियां नहीं हैं और स्रोत के मुताबिक इन राशियों को 2 मुख्य ग्रुप में बांटा गया है, अदिश यानी स्केलर और सदिश यानी वेक्टर। हाँ, और ये बंटवारा सिर्फ एक चीज पर आधारित है, दिशा। अदिश राशियां वो हैं जिन्हें बताने के लिए सिर्फ एक संख्या यानी परिमाण या मैग्नीट्यूड काफी है। जैसे 5 किलो चीनी, 10 सेकंड का समय, 100 डिग्री सेल्सियस तापमान। हाँ, इनमें दिशा का कोई काम नहीं। ये पूछना अजीब लगेगा कि किस दिशा में 5 किलो। और दूसरी तरफ है सदिश राशियां, जहां मान के साथ साथ दिशा भी उतनी जरूरी है। जैसे बल लगाना, अगर मैं कहूँ कि मैंने 5 न्यूटन का बल लगाया तो ये जानकारी अधूरी है। आपको बताना पड़ेगा कि बल किस दिशा में लगा, आगे, पीछे, ऊपर या नीचे। विस्थापन, वेग, त्वरण, ये सब इसके उदाहरण हैं। और सिर्फ दिशा होना ही काफी नहीं है। सदिश राशियों को जोड़ने के अपने खास नियम होते हैं, जैसे वेक्टर के त्रिभुज का नियम। आप उन्हें आम संख्याओं की तरह नहीं जोड़ सकते। इलेक्ट्रिक करंट एक अदिश राशि है। लेकिन कैसे? हम तो स्कूल से हर सर्किट डायग्राम में करंट के लिए तीर बनाते हैं जो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है। सही है। तो तीर का मतलब दिशा और दिशा का मतलब सदिश, तो ये अदिश कैसे हो सकता है? क्या हम स्कूल में कुछ गलत सीख रहे थे? नहीं, आप गलत नहीं सीख रही थी, बस आधी कहानी सीख रही थी। ये भौतिकी के सबसे दिलचस्प अपवादों में से एक है। अच्छा। और इसका जवाब इस बात में छिपा है कि भौतिकी में किसी चीज का व्यवहार उसकी सतही पहचान से ज्यादा मायने रखता है। व्यवहार से आपका क्या मतलब है? मेरा मतलब है कि वो राशि जुड़ती कैसे है। मान लीजिए एक जंक्शन पर 2 तार मिल रहे हैं। ठीक है। एक तार से 3 एम्पियर्स का करंट आ रहा है और दूसरे से 4 एम्पियर का। तो जो तीसरा तार बाहर जा रहा है उसमें हमेशा 7 एम्पियर का करंट होगा, हमेशा। अच्छा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो तार किस एंगल पर मिल रहे हैं? कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो 90 डिग्री के कोण पर मिल रहे हों या 120 डिग्री पर। अरे, तो ये तो सीधा साधा 3 + 4 = 7 वाला गणित है। एग्जैक्टली। ये सामान्य बीजगणितीय जोड़ का पालन करता है, ना कि सदिश जोड़ के नियमों का। अच्छा। अगर करंट एक सदिश राशि होता तो बाहर जाने वाले करंट का मान तारों के बीच के कोण पर निर्भर करता। तो भले ही हम सुविधा के लिए तीर बनाते हैं, लेकिन उसका व्यवहार अदिश जैसा है और भौतिकी में व्यवहार ही राजा है। बिल्कुल सही। वाह, ये तो बहुत बड़ा आहा मोमेंट है। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि हम क्या माप रहे हैं, लेकिन वापस हमारे मंगल रोवर वाले सवाल पर आते हैं। हम ये कैसे सुनिश्चित करें कि सब एक ही माप का इस्तेमाल कर रहे हैं? अगर मैं किसी चीज को 1 हाथ लंबा कहूँ और कोई और उसे 2 बित्ता कहे तो हमारा रोवर तो क्रैश ही हो जाएगा। बिल्कुल, और इतिहास में ऐसा ही होता था। अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रणालियां थीं। जैसे CGS और FPS। हाँ,
स्रोत में जिक्र है CGS प्रणाली का, जो सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पर आधारित थी, फ्रांस में चलती थी। वहीं ब्रिटिश लोग FPS यानी फुट पाउंड सेकंड का इस्तेमाल करते थे। MKS प्रणाली भी थी। ये वैज्ञानिकों के लिए एक दुष्स्वप्न जैसा था। क्या इस कंफ्यूजन की वजह से कभी कोई बड़ी गड़बड़ हुई है? हाँ, एक बहुत प्रसिद्ध और महंगा उदाहरण है 1999 में नासा का मार्स क्लाइमेट ऑर्बिटर। ओह हाँ, मैंने इसके बारे में सुना है। वो मंगल की कक्षा में पहुंचते ही जलकर राख हो गया। $125 मिलियन का नुकसान। बाप रे, पर हुआ क्या था? यानी पाउंड सेकंड में गणना की थी, जबकि नासा की नेविगेशन टीम SI प्रणाली मतलब न्यूटन सेकंड का इस्तेमाल कर रही थी। सिर्फ एक यूनिट कन्वर्शन की गलती। हाँ, उस छोटी सी गलती ने पूरे मिशन को तबाह कर दिया। ये तो बहुत बड़ी चूक है। तो इसी तरह की गड़बड़ियों से बचने के लिए एक स्टैंडर्ड बनाया गया होगा। सही। इसी क्योस को खत्म करने के लिए 1971 में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में SI प्रणाली को पूरी दुनिया ने अपनाया। सिस्टम इंटरनेशनल दुनीटेज। जी, ये MKS प्रणाली का ही एक बेहतर और ज्यादा तार्किक संस्करण है। आज वैज्ञानिक चाहे कहीं भी हो, वे इसी भाषा में बात करते हैं। और इस भाषा की नींव है 7 मूल मात्रक। हाँ, भौतिकी के 7 स्तंभ है: मीटर, किलोग्राम, सेकंड, एम्पियर, केल्विन, मोल और कैंडला। और इनकी परिभाषाएं किसी राजा के हाथ की लंबाई पर नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के नियमों पर आधारित है। जैसे स्रोत बताता है कि 1 मीटर वो दूरी है जो प्रकाश वैक्यूम में 129979245 सेकंड्स में तय करता है। अद्भुत है। मतलब मीटर की परिभाषा अब धरती पर नहीं बल्कि प्रकाश की गति पर टिकी है। ये इसे सार्वभौमिक बनाता है। बिल्कुल। इसी तरह सेकंड को सीजियम 133 परमाणुओं के कंपन पर आधारित किया गया है। लेकिन किलोग्राम की कहानी सबसे क्रांतिकारी है। मैंने सुना है कि इसे हाल ही में बदला गया है। हाँ, ये सिर्फ एक अपडेट नहीं था, ये एक क्रांति थी। सोचिए, 130 सालों तक पूरी दुनिया का 1 किलो पेरिस में रखी एक छोटी सी प्लैटिनम इरिडियम की सिलेंडर पर निर्भर था, जिसे ल ग्रॉन्के कहते थे। जी। अगर उस पर धूल का एक कण भी जम जाता या सफाई में एक परमाणु भी घिस जाता तो तकनीकी रूप से पूरी दुनिया का वजन बदल जाता। ये तो डरावना है। बिल्कुल। इसलिए 2019 में वैज्ञानिकों ने उस भौतिक बंधन से खुद को आजाद कर लिया। अब किलोग्राम को प्रकृति के एक मौलिक स्थिरांक प्लैंक स्थिरांक H से जोड़ दिया गया है। तो अब किलोग्राम की परिभाषा ब्रह्मांड में कहीं भी किसी के लिए भी हमेशा एक ही रहेगी। हमेशा। ये अमर हो गई है। कमाल है। अच्छा, स्रोत में 2 और मात्रकों का जिक्र है, पूरक मात्रक, रेडियन और स्टेरेडियन। ये क्या है? ये कोणों को मापने के लिए हैं। रेडियन थोड़ी कोणों के लिए है, जैसे किसी पिज्जा की स्लाइस का कोना। और स्टेरेडियन 3D कोणों के लिए, जैसे आइसक्रीम कोन का सिरा। बिल्कुल। ये ज्यामिति में बहुत काम आते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये 7 + 2 मूल बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। लेकिन जब मैं बल, ऊर्जा या दबाव के बारे में सोचती हूं तो वे इस लिस्ट में नहीं है। तो क्या वे मूल नहीं है? हम उन्हें कैसे मापते हैं? ये एक बहुत ही स्वाभाविक सवाल है और यहीं पर व्युत्पन्न मात्रक या डिराइव्ड यूनिट्स आते हैं। जैसा कि नाम से ही पता चलता है। हाँ, ये मात्रक उन्हीं 7 मूल मात्रकों को गुणा या भाग करके बनाए जाते हैं। ये वैसा ही है जैसे सिर्फ 26 अक्षरों से लाखों शब्द बना लेना। एक उदाहरण से समझते हैं, जैसे बल यानी फोर्स। ठीक है। न्यूटन का दूसरा नियम कहता है बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब इसे तोड़ते हैं। द्रव्यमान एक मूल राशि है जिसका SI मात्रक है किलोग्राम kg। और त्वरण, वो तो खुद में मूल नहीं है। सही। त्वरण का मतलब है वेग बदलने की दर, यानी मीटर प्रति सेकंड। तो इसका मात्रक हुआ मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ms स्क्वायर। समझ गई? तो बल का मात्रक हुआ किलोग्राम गुणा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी kg गुणा ms स्क्वायर। ये तो बोलने में थोड़ा लंबा और अटपटा है। इसीलिए तो सुविधा के लिए इस पूरे कॉम्बिनेशन को महान वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन के सम्मान में न्यूटन N नाम दे दिया गया। अच्छा, तो जब हम 1 न्यूटन कहते हैं तो हमारा मतलब 1 किलोग्राम गुणा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ही होता है। बिल्कुल। इसी तरह ऊर्जा का मात्रक जूल और शक्ति का मात्रक वॉट भी इन्हीं मूल मात्रकों से मिलकर बने हैं। ये तो बहुत ही एलिगेंट सिस्टम है। सिर्फ 7 स्तंभों पर पूरी इमारत खड़ी है। चलिए अब उस हिस्से पर आते हैं जहाँ मतलब असल में मापने वाले यंत्र। हाँ, जहाँ रबर सड़क से मिलता है।
एक साधारण फुट्टे से तो हम मंगल का रोवर नहीं बना सकते। सटीकता विज्ञान की आत्मा है। स्रोत में 2 सटीक उपकरणों का जिक्र है। पहला है वर्नियर कैलिपर्स। ये हमारे सामान्य रूलर से ज्यादा सटीक होता है ना? हाँ, 10 गुना ज्यादा सटीक। आमतौर पर 0.1 मिलीमीटर तक माप सकता है। इससे हम किसी पाइप का बाहरी और अंदरूनी व्यास या किसी छोटी चीज की गहराई माप सकते हैं। और जब इससे भी ज्यादा सटीकता चाहिए हो तब हम स्क्रू गेज या माइक्रोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। ये वर्नियर कैलिपर से भी 10 गुना ज्यादा सटीक होता है, 0.01 मिलीमीटर तक। 0.01 मिलीमीटर, ये कितना छोटा होता है? इंसान का बाल लगभग 0.05 से 0.1 मिलीमीटर मोटा होता है। अरे वाह, तो ये उसके भी 5वें या 10वें हिस्से को माप सकता है? जी, ये 0.01 मिलीमीटर की सटीकता सुनने में छोटी लगती है, लेकिन यही वो सटीकता है जो एक हाई परफॉर्मेंस इंजन के पिस्टन और सिलेंडर के बीच का अंतर तय करती है। या एक स्मार्टफोन की स्क्रीन को इतना पतला और प्रभावी बनाती है। बिल्कुल, ये सूक्ष्म दुनिया के दरवाजे खोल देता है। तो हमारे पास ये बेहतरीन सटीक उपकरण है, लेकिन यहाँ एक थोड़ा दार्शनिक सवाल उठता है। इन सब के साथ भी क्या कोई माप कभी भी 100% सही, एकदम परफेक्ट हो सकता है? इसका सीधा और विनम्र जवाब है नहीं। नहीं, कभी नहीं। ब्रह्मांड में कोई भी माप 100% सही नहीं है। हमेशा एक वास्तविक मान, ट्रू वैल्यू होता है, जो एक आदर्श है जिसे हम कभी जान नहीं सकते। और एक मापा गया मान, मेजर्ड वैल्यू होता है, जो हमें उपकरण से मिलता है। और इन दोनों के बीच का अंतर ही त्रुटि या एरर कहलाता है। और यहाँ त्रुटि का मतलब गलती नहीं, बल्कि अनिश्चितता है। तो ये कोई मानवीय भूल नहीं है, बल्कि ये सिस्टम में ही है। बिल्कुल, ये मापन का एक स्वाभाविक हिस्सा है, और इन त्रुटियों को समझना इन्हें कम करने जितना ही जरूरी है। स्रोत के मुताबिक ये मुख्य रूप से 2 तरह की होती हैं। जी, मैं इसे एक आसान उदाहरण से समझाता हूँ। मान लीजिए आप केक बना रही हैं। ठीक है, मुझे केक पसंद है। पहली है क्रमबद्ध त्रुटि, सिस्टमैटिक एरर। ये ऐसा है कि जैसे आपका ओवन हमेशा सेट किए गए तापमान से 10 डिग्री ज्यादा गर्म रहता है, तो आपका केक हर बार थोड़ा सा जलेगा। अच्छा, मतलब एक ही दिशा में होने वाली त्रुटि। हाँ, लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर आपको इसका पता चल जाए तो आप ओवन को 10 डिग्री कम पर सेट करके इसे ठीक कर सकती हैं। और दूसरी है यादृच्छिक त्रुटि, रैंडम एरर। ये ऐसा है कि आप हर बार कप से आटा मापते समय थोड़ा अलग मात्रा में आटा डालती हैं, कभी थोड़ा ज्यादा, कभी थोड़ा कम। ये तो अप्रत्याशित है। हाँ, आप इसे पूरी तरह खत्म नहीं कर सकती। जैसे माप लेते समय हवा का झोंका आ गया या आपके हाथ में हल्की सी कंपन हो गई। तो फिर इससे कैसे निपटा जाए? इसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप एक ही माप को कई बार लें, मान लीजिए 20 बार, और फिर उन सभी का औसत निकाल लें, ताकि जो उतार चढ़ाव है वे एक दूसरे को संतुलित कर दे। सही, और आपका नतीजा वास्तविक मान के बहुत करीब पहुंच जाता है। तो इसका मतलब ये है कि एक वैज्ञानिक के तौर पर आप क्रमबद्ध त्रुटियों से नफरत करते हैं क्योंकि वे आपकी लापरवाही दिखाती हैं, लेकिन आप यादृच्छिक त्रुटियों का एक तरह से सम्मान करते हैं क्योंकि वे ब्रह्मांड की स्वाभाविक अनिश्चितता का हिस्सा हैं। ये कहने का एक बहुत ही शानदार तरीका है। बिल्कुल सही। और एक अल्पतमांक त्रुटि भी होती है ना, जो उपकरण की अपनी सीमा है। हाँ, लीस्ट काउंट एरर। आपका फुट्टा सिर्फ मिलीमीटर तक माप सकता है, मिलीमीटर के 10वें हिस्से को नहीं, वो उसकी सीमा है। ठीक है, तो ये साफ है कि हर माप में थोड़ी अनिश्चितता होगी। तो फिर एक वैज्ञानिक अपने नतीजों को ईमानदारी से कैसे बताए ताकि दूसरे को पता चले कि ये माप कितना भरोसेमंद है? बहुत जरूरी सवाल, और इसका जवाब है सार्थक अंक, यानी सिग्निफिकेंट फिगर्स की अवधारणा में। ये विज्ञान में ईमानदारी की भाषा है। आप ऐसा कह सकती हैं। ये बताने का तरीका है कि आपके माप में कौन से अंक भरोसेमंद हैं और कौन सा अंक थोड़ा अनिश्चित है। इसके कुछ नियम है ना? जैसे 1 से 9 तक के सारे अंक सार्थक होते हैं। 123 में 3 सार्थक अंक हैं। हाँ, और 2 नंबरों के बीच आने वाले जीरोस भी सार्थक होते हैं। जैसे 102 में भी 3 सार्थक अंक हैं। लेकिन जो जीरो शुरुआत में आते हैं वे नहीं होते, जैसे 0.005 में। उसमें सिर्फ 1 सार्थक अंक है, जो कि 5 है। वो 0 सिर्फ दशमलव का स्थान बताने के लिए है। इसका असली दुनिया में क्या मतलब है? इसका मतलब बहुत गहरा है। अगर एक रिपोर्ट में लिखा है कि एक छड़ की लंबाई 5 सेमी है,
तो ये बताता है कि शायद इसे एक सामान्य फुट्टे से मापा गया है। ठीक है। लेकिन अगर कोई लिखता है कि लंबाई 5.00 सेमी है, तो वो दो अतिरिक्त शून्य ये बता रहे हैं कि माप किसी बहुत सटीक उपकरण जैसे वर्नियर कैलिपर से लिया गया है। और हम सेंटीमीटर के 100वें हिस्से तक निश्चित हैं। बिल्कुल, वे दो शून्य बहुत ज्यादा जानकारी देते हैं। आप उतना ही दावा कर रही हैं जितनी आपके उपकरण ने आपको अनुमति दी है। तो आज हमने माप की दुनिया का एक अद्भुत सफर तय किया। हमने मंगल रोवर की एक चुनौती से शुरुआत की और समझा कि हम क्या माप सकते हैं, यानी भौतिक राशियां। फिर हमने वैज्ञानिकों की सार्वभौमिक भाषा एसआई मात्रकों को जाना, जिसने मार्स ऑर्बिटर जैसी आपदाओं से हमें बचाया। हमने वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज जैसे सटीक उपकरणों की शक्ति को देखा, जो हमें सूक्ष्म दुनिया में झांकने की क्षमता देते हैं। और फिर हमने विनम्रता के साथ ये स्वीकार किया कि पूर्णता एक मिथक है। हर माप में त्रुटि या अनिश्चितता होती ही है, और सार्थक अंक उस अनिश्चितता को ईमानदारी से व्यक्त करने का हमारा तरीका है। ये पूरी प्रक्रिया ही विज्ञान की नींव है, सटीकता की अथक खोज और साथ ही अपूर्णता की ईमानदार स्वीकृति। चाहे वो कितना भी सटीक क्यों ना हो, थोड़ी अनिश्चितता होती ही है। तो फिर हम गुरुत्वाकर्षण के नियम या प्रकाश की गति जैसे ब्रह्मांड के नियमों को इतने भरोसे के साथ कैसे स्थापित कर लेते हैं और उन पर अपनी पूरी तकनीक आधारित कर देते हैं? अगर हमारी हर ईंट थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी है, तो हम इतनी सीधी और मजबूत इमारत कैसे बना लेते हैं?